आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं विश्वास पांडे बैजनाथ भरद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया करवी चित्रकूट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के छात्रों हेतु कंप्यूटर विषय का लेसन 2 लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कक्षा 9 में जो लेसन 2 है उसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जानते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करने का कार्य करता है। यह आईपीओ के क्रम में कार्य करता है और अपने समस्त कार्यों को 0-1 की भाषा अर्थात बाइनरी लैंग्वेज पर करता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, प्रयोजन अर्थात उद्देश्य के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नवत हैं। इसमें 3 प्रकार आते हैं प्रमुखतया। पहला प्रकार है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, जिसको हम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा होता है आकार के आधार पर कंप्यूटर, जिसे हम साइज बेस्ड ऑन कंप्यूटर कहते हैं। और तीसरा होता है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर अर्थात पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर। तो अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंप्यूटर के बारे में। अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जो क्रमशः एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इसमें से पहले प्रकार एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार की भौतिक राशि जैसे ताप, दाब, दूरी, लंबाई इत्यादि राशियों को मापकर उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ऐसे कंप्यूटरों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी किराना स्टोर में जो सामग्री आप लेने जाते हैं किराने की दुकान में, तो आजकल सभी किराने दुकानों में एक डिजिटल तराजू लग गया है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू जैसे ही उसके ऊपर कोई वज़न रखा जाता है, वो तुरंत उस वज़न को कैलकुलेट करके अंकों में रिटर्न कर देती है कि वो रखी गई मात्रा 1 किलोग्राम है या 500 ग्राम है या 250 ग्राम है। इस तरह से आपको वो जानकारी देता है। तो वो क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर। आपके घर में 2 पहिया 4 पहिया वाहन होंगे। वो वाहन जब चलते हैं सड़क पर तो उनके चलने की गति को मापने के लिए उन वाहनों में एक कंप्यूटर लगा होता है, जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। वो एनालॉग कंप्यूटर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर होते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी मरीज को बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के यहाँ जाने पर उसका टेम्परेचर नापा जाता है। उस टेम्परेचर को नापने के लिए एक थर्मामीटर की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर के ताप को नापता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब कम या ज़्यादा है तो उसे मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह भी एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। तो इस प्रकार से एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होंगे जो किसी भी प्रकार की भौतिक राशि को माप करके उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करता है। पेट्रोल पंप पर जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं गाड़ी में, तो पेट्रोल पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करके आपको उसके स्क्रीन पर उसका आंसर यानी कितने लीटर आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है पर लीटर के अकॉर्डिंग उसका जो रेट हुआ है वो कैलकुलेट करके आपके पेट्रोल पंप के स्क्रीन पर दिखाने लगता है, जो कि एक एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। तब आपको समझ में आ गया होगा एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर। एनालॉग कंप्यूटर का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। स्पीडोमीटर, स्टेबलाइजर, एनालॉग कंप्यूटर देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है डिजिटल कंप्यूटर। वैसे तो हम सभी लोग जो कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर अपने शब्द से दर्शाता है ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट पर कार्य करेगा। अब डिजिट का तात्पर्य कौन सी डिजिट से है? बाइनरी डिजिट से।
बाइनरी डिजिट किसका फुल फॉर्म होता है? बिट्स का, BITS, बिट्स का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार की क्रिया को संपन्न करने के लिए बाइनरी डिजिट का प्रयोग करते हैं, ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0-1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग विभिन्न इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज, शॉप, बैंक्स, रेलवे स्टेशंस एवं हाउस इत्यादि में करते हैं। यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। जैसे यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक इत्यादि रखे गए हैं, वो सभी क्या हैं? एक डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। अगला आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का अर्थ होता है मिला जुला, यानी ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुणधर्म अपने अंदर समाहित किए होते हैं, अपने अंदर समावेश किए होते हैं, ऐसे समस्त कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापकर अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में किसी मरीज के सघन चिकित्सा के लिए ICU में जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उदाहरण होता है। यहाँ दिखाया गया है स्क्रीन पर ICU, ICCU में रखा गया कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत दूसरा प्रकार साइज बेस्ड ऑन कंप्यूटर, यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो क्रमशः माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रकार माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप का प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर आकार में सस्ते होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर मतलब माइक्रो चिप, अर्थात माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, तो जिनमें माइक्रो चिप का प्रयोग किया जाएगा उनका आकार काफ़ी छोटा होगा। वो इतने छोटे कंप्यूटर होते हैं कि आप उसको अपने हाथ की हथेली में भी रख करके ऑपरेट कर सकते हैं, किसी डेस्क के ऊपर रख करके ऑपरेट कर सकते हैं। इस आधार पर इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यह वजन में काफ़ी हल्के होते हैं और हल्के होने की वजह से, छोटे होने की वजह से ये पोर्टेबल होते हैं, अर्थात इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया व ले जाया जा सकता है। लेकिन अपवाद स्वरूप डेस्कटॉप कंप्यूटर को लाने ले जाने में दिक्कत होती है। प्रयोग में इस प्रकार के कंप्यूटर अत्यंत सरल होते हैं। इनकी कार्य क्षमता लगभग 1 लाख संक्रियाएँ यानी 1 लाख ऑपरेशंस प्रति सेकंड से भी कम होते हैं। यह कीमत में अत्यंत सस्ते होते हैं। बेसिकली आजकल तो असेंबल्ड माइक्रो कंप्यूटर 10,000 से लेकर के फिर आपके पास जितनी आर्थिक व्यवस्था हो उसके आधार पर आप परचेज़ कर सकते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर अर्थात PC भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप यानी जिसको डेस्क के ऊपर रख करके चलाया जा सके डेस्कटॉप, लैपटॉप जिसको गोद के ऊपर रख करके चलाया जा सके लैपटॉप, पाम टॉप जिसको हाथ की हथेली में रख करके चलाया जा सके वो पाम टॉप आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में जो प्रमुख माइक्रो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है उनमें HCL, डेल, HP, लेनोवो, एसर, एप्पल प्रमुख हैं। इन कंप्यूटरों पर सिंगल यूजर कार्य करता है। इनको प्रयोग करने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसको साधारण यूजर आसानी से प्रयोग कर सकता है। इसका चित्र देखते हैं। यहाँ पर सभी टाइप्स दिखाए गए हैं माइक्रो कंप्यूटर के, आप सब देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, यानी इनका आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। लगभग एक रेफ्रिजरेटर के आकार का इनका आकार होता है। इनमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इनमें एक या अधिक यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग छोटी व मध्यम स्तर की कंपनियों में किया जाता है। यह कीमत में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होते हैं, अर्थात माइक्रो कंप्यूटर से ये महंगे होते हैं। नॉर्मल यूजर इनको खरीद नहीं सकता है। इनका प्रयोग क्योंकि कंपनी वगैरह में होता है। यह गति में तेज़ होते हैं, यानी इनकी स्पीड, जो वर्किंग स्पीड होती है, कार्य क्षमता जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी तेज़ होती है।
इन्हें प्रयोग करने के लिए यूजर का ट्रेंड होना यानी प्रशिक्षित होना अनिवार्य होता है। अनट्रेंड यूजर, नॉन ट्रेंड यूजर इनको चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, पहला मिनी कंप्यूटर जिसे DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था, उसका नाम PDP-8 था। वो एक मिनी कंप्यूटर ही था जिसका आकार रेफ्रिजरेटर के आकार का था। यहाँ पर एक मिनी कंप्यूटर दिखाया गया है चित्र में। आता है नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं, लेकिन यह सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनमें एक साथ सैकड़ों यूजर्स कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियां यानी इंटरनेशनल कंपनी में किया जाता है। यह कंप्यूटर केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य में लाए जाते हैं। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कीमत में महंगे होते हैं। यह मिनी कंप्यूटर से भी कीमत में अत्यंत महंगे होते हैं। गति में बहुत तेज़ होते हैं, अत्यधिक मेमोरी क्षमता वाले होते हैं। इन्हें प्रशिक्षित यूजर द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर ये जो PDP-8 लिख गया है ये गलती से लिख गया है, इसके लिए सॉरी। चलिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर में ICL, CDC, केबलर इत्यादि कंप्यूटर्स आते हैं। इसका चित्र देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर के आकार के होते हैं कंप्यूटर, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी क्षमता वाले होते हैं, अत्यधिक कार्य क्षमता होती है इनकी, और मेमोरी तो अत्यंत उच्च कोटि की होती ही है। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। यह आकार में सबसे बड़े होते हैं, यानी कि अभी तक के जितने भी कंप्यूटर बने हैं सबसे ज़्यादा बड़ा आकार इन्हीं कंप्यूटरों का होता है। यह कंप्यूटर वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली व महंगा कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर में अनेक प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे होते हैं। इन कंप्यूटरों में अनेक चिप, इसमें प्रयोग होने वाली चिप ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो लाखों गणितीय संक्रियाएं करने के लिए एक साथ कार्य करती है। इन कंप्यूटरों में सुपर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिनमें होकर विद्युत बिना किसी रुकावट या प्रतिरोध के प्रवाहित होती है। सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता 100 गीगाफ्लॉप अर्थात 1 खरब गणना प्रति सेकंड से भी अधिक होती है, एवं इनकी संग्रहण क्षमता अत्यंत उच्च कोटि की होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ सेंसिटिव एरियाज होते हैं। इन कंप्यूटरों की चिपों को सिलिकॉन के अलावा गैलियम आर्सेनाइड का बनाया जाता है, जो सिलिकॉन चिप से लगभग 6 गुना तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम होती हैं। सुपर कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने के लिए चुंबकीय बबल मेमोरी यानी CCD चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर जो होते हैं इनमें चार्ज कपल्ड डिवाइस को आवेशित युग्मित युक्तियाँ भी कहा जाता है। इन कंप्यूटरों में जो आधुनिक कंप्यूटर भाषा तथा कृत्रिम बुद्धि वाली जो भाषा है, जिनमें लिस्प, LISP एवं प्रोलॉग, इनका प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। परम के विभिन्न संस्करण, विभिन्न सीरीज निर्मित किए गए हैं, जिनमें परम 1000 पहले सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात परम 8000, 10000, कैरे, वन, अनुपम, पेस आदि निर्मित किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं भारतीय सुपर कंप्यूटर के बारे में। परम 1000 का निर्माण CDAC, जिसका पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में स्थित है, इसके द्वारा सन 1998 में किया गया था। इसके निर्माण का प्रमुख श्रेय वहाँ के डायरेक्टर अर्थात CDAC के प्रमुख डायरेक्टर विजय भास्कर जी को दिया जाता है। जबकि अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं, इनका विकास बार्क, नाम सुना होगा आपने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो मुंबई में स्थित है, इसके द्वारा किया गया था। एवं पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर का विकास है बार्क मुंबई द्वारा किया गया है। पेस सीरीज के कंप्यूटरों का DRDO के द्वारा किया गया है। जबकि फ्लो सॉल्वर को NEL यानी नेशनल एरोनॉटिक्स लैब, जो कि बंगलुरु में है, द्वारा डेवलप किया गया था। ये है सुपर कंप्यूटर। राइट हैंड साइड में जो येलो कलर में दिख रहा है वो परम सुपर कंप्यूटर का फिगर है। अब आती है बात उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, यानी कि पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर।
उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है, या इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है समान उद्देश्य, जिसको हम जनरल पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, जिन्हें हम स्पेशल पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर कहते हैं। जो जनरल पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर होते हैं उनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो किसी साधारण कार्य अथवा उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं एवं वह किसी भी साधारण यूजर यानी सिंपल नॉर्मल यूजर द्वारा ऑपरेट किए जा सकते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों के द्वारा डॉक्यूमेंट्स डेवलप करना, बिल वाउचर को डेवलप करना, गाने सुनने में, चित्र या चलचित्र अर्थात इमेज या वीडियो देखने आदि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सभी जनरल पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर रखे हुए हैं, जिनका हम प्रयोग साधारण कार्यों के लिए घरों में, ऑफिसों में यानी कार्यालयों में, रेलवे स्टेशनों में, डाकघरों में, बैंकों में, LIC में, जनसेवा केंद्रों में, कॉमन सर्विस सेंटर इसको कहते हैं, और विभिन्न इंटरनेट्स की दुकानों में देख सकते हैं। वो सभी आपके जनरल पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर होते हैं। अब करते हैं बात स्पेशल पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर की। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए यानी किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए जिनको डेवलप किया गया हो, और जिस कार्य के लिए डेवलप किया गया हो इसके अलावा वो अन्य किसी कार्य को करने में सक्षम न हो, ऐसे कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। ये जिस विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, ये उस उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। इन्हें जो यूजर यूज करता है वो भी विशिष्ट यूजर होता है, यानी इनको नॉर्मल यूजर यूज नहीं कर सकता। नॉर्मल यूजर इसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसको ऑपरेट करने के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें विशिष्ट यूजर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। ऐसे सभी कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों के द्वारा मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह संचालन, फिल्म निर्माण, गानों की रिकॉर्डिंग, ट्रैफिक कंट्रोलिंग आदि के कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर स्पेशल पर्पज बेस्ड ऑन कंप्यूटर दिखाया गया है, जिसके द्वारा गानों की रिकॉर्डिंग का कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। या कंप्यूटर के प्रमुख जो गुण होते हैं, वर्तमान युग को हम कंप्यूटर युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसकी लोकप्रियता को अत्यधिक बढ़ावा देती हैं। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं जो हैं निम्नवत हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गति। गति का तात्पर्य होता है स्पीड से। तो कंप्यूटर की स्पीड एक मानव की तुलना में काफ़ी तेज होती है। एक मानव का मन केवल तीव्र गति से कार्य करता है, बाकी उसका दिमाग उस गति से कार्य नहीं कर सकता जिस गति से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। जबकि मानव ने ही कंप्यूटर को बनाया है, फिर भी आज वो कंप्यूटर मानव को मात देने में सक्षम है। हम किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को करने में यदि कुछ मिनट लगाते हैं तो उस कार्य को हमारा कंप्यूटर कुछ ही पलों में संपन्न कर सकता है। ऐसी उसके अंदर खासियत होती है। अपनी इसी खासियत को गति के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर की गति काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को हाई स्पीड के साथ संपन्न कर सकता है, उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है। ये क्षमता मानव के अंदर नहीं है। जबकि कहा जाता है मानव मन की गति सबसे तीव्र होती है, लेकिन कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो मानव मस्तिष्क से काफ़ी तेज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है स्वचालन। स्वचालन को हम अंग्रेजी में ऑटोमेशन के नाम से जानते हैं। ऑटोमेशन का तात्पर्य होता है कंप्यूटर जिस भी कार्य को प्रारंभ करता है उसे वह अंत तक करता है, और स्वयं से किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करता, न स्वयं से किसी कार्य को बंद करता है। वह जो भी कार्य करेगा यूजर के आदेश पर एक बार कहने पर स्टार्ट कर देता है, और जब तक वो कार्य पूरी तरह संपन्न नहीं हो जाता है तब तक उस कार्य को करता ही रहता है। इस प्रकार से वह एक ऑटोमेशन मशीन है। वह किसी प्रोग्राम को बीच में बंद नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है शुद्धता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का तात्पर्य होता है वर्सैटिलिटी से। वर्सैटिलिटी का तात्पर्य है आज पूरे विश्व में कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर ने अपना
प्रभुत्व पूरे विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में अपना एक वर्चस्व कायम करके रखा है। यह गुण सार्वभौमिकता का होता है। नेक्स्ट आता है बहुउपयोगिता। बहुउपयोगिता भी वर्साटिलिटी कहलाता है। इसके अंतर्गत यह डेटा पर प्रक्रिया करके अर्थपूर्ण सूचना जनित करता है। यह विभिन्न गणितीय क्रियाओं को संपन्न कर सकता है। यह तार्किक क्रियाओं को कर सकता है। यह किसी प्रकार के आंकड़ों सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही तीव्र गति से सेंड या रिसीव कर सकता है। इसका उपयोग हर एक क्षेत्र में बहुतायत के साथ किया जाता है, यानी कि कोई भी क्षेत्र, जैसे कि भी ऊपर सार्वभौमिकता में बताया गया है कि कंप्यूटर का प्रयोग आज चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन या रिसर्च यानी अनुसंधान, खोज हर एक क्षेत्र में हो रहा है। उसी प्रकार से बहुउपयोगिता का तात्पर्य भी यही है। बहुउपयोगिता का तात्पर्य इसका उपयोग बहुतायत के साथ हर एक क्षेत्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है गोपनीयता। कंप्यूटर हमारा चूँकि एक मशीन है, इसके अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है कि यदि कोई यूजर इसमें एक पासवर्ड सेट कर दे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी अदर यूजर बिना उस पासवर्ड के कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकता है, जिससे इसके अंदर सुरक्षित डेटा, फाइल्स, प्रोग्राम्स सभी गोपनीय हो जाते हैं, यानी सीक्रेट हो जाते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने वाली ये डिवाइस है, जबकि मानव के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। उसके द्वारा तो कभी ना कभी सच निकल ही आता है। लेकिन हमारा कंप्यूटर अगर एक बार पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाए तो पासवर्ड जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक किसी प्रकार की सूचना या डेटा को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला नहीं है। इससे यह सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट आता है शुद्धता। कंप्यूटर हमारा, शुद्धता का तात्पर्य होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमारा जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध परिणाम देता है, यानी मानव जो इनपुट देगा उस इनपुट के आधार पर ही यूजर को आउटपुट की प्राप्ति होती है। कंप्यूटर कभी भी गलत परिणाम प्रदत्त नहीं करता है। यदि कोई गलती होती है तो वह भूलवश मानव के द्वारा ही संभव है। कंप्यूटर को जैसा इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होगा उसी इंस्ट्रक्शंस पर कंप्यूटर अपना कार्य संपन्न करता है। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। उच्च संग्रहण क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंदर यह क्षमता होती है कि इसमें यदि कोई भी डेटा, कोई भी फाइल एक बार बना दी गई, एक बार सुरक्षित कर दी गई तो उसे दोबारा कभी भी ठीक उसी तरह से प्राप्त किया जा सकता है जिस प्रकार से उसको सुरक्षित किया गया था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव स्वतः नहीं होता है जब तक यूजर उस पर चेंजिंग ना करे। इस तरह से इसकी संग्रहण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। अगला होता है सक्षमता। सक्षमता का तात्पर्य होता है कंप्यूटर का यह एक विशिष्ट गुण है। इस गुण के अंतर्गत क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा कभी भी भूख, प्यास, थकान, ऊब, आलस्य इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि यह एक मशीन है और मशीन के अंदर ये सब चीज़ें विद्यमान नहीं होती हैं। इसलिए यह अनवरत, लगातार, बिना रुके, बिना थके, बिना भूख प्यास के अनुभव किए हुए हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता रहता है और कार्य को संपादित करता रहता है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर किसी भी प्रकार की परिस्थिति का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए आदेशों पर जो भी निर्णय होते हैं उनको तुरंत लेने की क्षमता इसके अंदर विद्यमान होती है। यह किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता है। यदि कोई यूजर कोई पासवर्ड डाल रहा है और उसने पासवर्ड जो पहले से प्री डिफाइंड रहता है, यदि वो सेम मैच नहीं करता है, वो तुरंत बता देता है कि यह गलत यूजर पासवर्ड एंटर कर रहा है। तो इस प्रकार से यह पहले से दिए गए निर्देश के आधार पर ही जल्द निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिल गई है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की सीमाएं या कंप्यूटर की कमियां भी कह सकते हैं। इनको ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। क्या होता है चलिए देखते हैं। कंप्यूटर में अनेकों खूबियां हैं, यानी अभी तक हमने जितना पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब उसकी खूबियां हैं। फिर भी इसके
इसमें अत्यंत कमियां भी पाई जाती हैं। कंप्यूटर की इन्हीं कमियों को इसकी सीमाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो निम्नवत है। पहला है बुद्धिहीन, इसको हम नॉन माइंड कहते हैं। कंप्यूटर एक नॉन माइंड डिवाइस है, यानी इसके पास एक भी दिमाग नहीं है, स्वयं का दिमाग नहीं है, इसको दिमाग दिया गया है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग करके, इसके अंदर प्रोग्राम फीड करके इसको दिमाग दिया गया है। यह स्वयं से किसी प्रकार के सोचने का कार्य या स्वयं से निर्णय लेने का कार्य नहीं करता है। इसको हर एक प्रकार के कार्य करने के लिए, हर एक प्रकार के निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। इस वजह से यह एक बुद्धिहीन डिवाइस है, यानी नॉन माइंड डिवाइस है। यह इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। दूसरा आता है एक्सपेंसिव। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी तो जब मानव के अंदर अनेकों प्रकार के वायरस या अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं तो वो तो फिर मानव द्वारा निर्मित किया गया है, विद्युत से चलायमान होता है। कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की समस्या तो उसके अंदर आती है, और उन समस्याओं का छुटकारा अत्यंत सस्ता नहीं है। यदि कोई समस्या आ गई है तो उससे निजात पाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ये इन्वेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, यानी कि खर्चीला होता है। इसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अत्यंत महंगे होते हैं। यदि कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है या कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है तो उसको परचेज करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, अत्यधिक पैसे लगते हैं। यदि कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई या नया हार्डवेयर हमें ऐड करना है तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट जो कमी है इसकी वो है विद्युत पर निर्भरता, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यदि हमारे पास कोई भी कंप्यूटर है और विद्युत की व्यवस्था नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, गांव में दूर दराज क्षेत्रों में लाइट नहीं रहती है, और हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि उपलब्ध हैं, तो बिना चार्जिंग के, बिना विद्युत के उनको चलाना संभव नहीं होता है। तो बिना विद्युत के वो मात्र एक डिब्बा रह करके, यानी बिना विद्युत के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो मात्र एक डिब्बा ही रहती हैं, खोखला डिब्बा जो कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है वायरस का खतरा। कंप्यूटर में वायरस का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसा विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं, निर्देश हैं, वो यदि वायरस के रूप में या वायरस के साथ में आपके सिस्टम पर आ जाती हैं तो आपके सिस्टम को करप्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से वायरस जो होते हैं वो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा देते हैं और हमारा सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो ये सभी हमारे कंप्यूटर की कमियों के अंतर्गत आते हैं, यही इसकी लिमिटेशन भी कहलाती हैं, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। यदि ये रिसर्च कामयाब हुआ तो कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियाँ हैं वो 5 पीढ़ियों का अंत होकर के 6वीं पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। यदि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में कोई भी 1-2 पॉइंट ही सक्सेसफुल हुए तो नेक्स्ट पीढ़ी का उद्भव हो जाएगा। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ चलते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एप्लीकेशन का तात्पर्य यहाँ पर अनुप्रयोग से है। तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? कंप्यूटर का उपयोग तो वैसे अनेक क्षेत्रों में होता है, लेकिन इसमें कुछ 6 क्षेत्रों के बारे में दर्शाया गया है। इसमें बिजनेस यानी व्यापार के क्षेत्र में, ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के क्षेत्र में, एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन यानी संचार के क्षेत्र में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर्स में, रेलवे तथा एयरलाइंस के सेक्टर में, टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के क्षेत्र में, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, पब्लिशिंग के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, डिजिटल लाइब्रेरी के क्षेत्र में, वेदर फॉरकास्टिंग के क्षेत्र में, एनिमेशन फिल्म्स के क्रिएशन के लिए, कार्टून फिल्म मेकिंग के लिए, विभिन्न प्रकार की रिसर्च लेबोरेटरीज़ में, ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए, एग्रीकल्चर साइंस के लिए, सी साइंस के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आज बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। तो इनके बारे में आप तो जानते ही होंगे। बिजनेस में हम व्यापार के अंतर्गत हम
कंप्यूटर का प्रयोग करके बिल वाउचर बना सकते हैं, अपने स्टोर में रखे गए जो भी आइटम्स आते हैं हमारे स्टोर में या शॉप में, उनकी एंट्री करके पता कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक में क्या चीज़ है क्या नहीं है, और उसके आधार पर हम ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। ई कॉमर्स के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेजिंग का कार्य कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन जो ऐप होते हैं जिनके माध्यम से हम वॉलेट के द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खुद का डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, या अन्य प्रकार के जो नेट बैंकिंग आती है या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टम होता है, उनका उपयोग करके हम खरीदारी या किसी प्रकार की सुविधा को ऑनलाइन ले सकते हैं। घर बैठे हम खाना मंगवा सकते हैं, पेमेंट हम ऑनलाइन कर सकते हैं, या कैश डिलीवरी टाइम पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन में हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए या शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आजकल तो प्ले ग्रुप से लेकर के और हायर एजुकेशन तक सब जगह कंप्यूटर की स्मार्ट क्लासों का प्रयोग किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासों के द्वारा बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में आजकल विभिन्न प्रकार की जांचें जो कंप्यूटर की मदद से ही संभव होती हैं। विभिन्न प्रकार के जो ट्रीटमेंट हैं जिनमें कंप्यूटर की महती आवश्यकता होती है, इस वजह से मेडिकल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत प्रयोग हो रहा है। साइंस के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने अपना वर्चस्व कायम ही करके रखा है। विभिन्न प्रकार की रिसर्च हो गई, अनुसंधान हो गए, या उपग्रह संचालन हो गया, ट्रैफिक कंट्रोलिंग हो गया, या सी साइंस हो गई, एग्रीकल्चर साइंस हो गई। इन सभी साइंस के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, विभिन्न प्रकार की जो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स हैं उनको यूज करने के लिए, अपना डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैंने बताए हैं। इस प्रकार से आपको कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के बारे में कुछ नॉलेज मिल गई होगी। और इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जान लिया है। कंप्यूटर के बेसिकली 3 प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत टोटल 9 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंप्यूटर के, 4 साइज बेस्ड ऑन कंप्यूटर के, और 2 होते हैं पर्पस बेस्ड ऑन कंप्यूटर। यानी कि 4, 3, 7, 2, 9 प्रकार के कंप्यूटरों के बारे में हमने अध्ययन किया। कंप्यूटर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन किया, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में अध्ययन किया, कंप्यूटर की जो कमियां थी उनका अध्ययन किया। इस प्रकार से आपका कक्षा 9 का कंप्यूटर का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। यदि आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, किसी टॉपिक के बारे में आप कंफ्यूज हो रहे हों, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।